हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीएक्स अगेन। सो अब हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यूज कवर करते करते उस दौर में आ गए हैं। पहले मैं बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग बीपीएससी के पीवाईक्यूज को कवर कर रहे हैं। और बीपीएससी के पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो रहे हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। तो हम लोग ये करते करते 70th बीपीएससी से स्टार्ट किया था। 70th बीपीएससी के जैसे दो एग्जाम हुए थे, एक तो री एग्जाम हुआ था, एक ओरिजिनल एग्जाम। वहां से करते करते हम लोग 63rd बीपीएससी तक कवर कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। तो अब हम लोग उस दौर में आ गए हैं जहाँ पे बीपीएससी जो है वो हर साल एग्जाम नहीं कराता था। ठीक है, 3 साल 4 साल में एक साथ एग्जाम कराता था। और बहुत सारे जैसे 60, ये वाला जो एग्जाम है वो 60 से 62 को मिक्स करके कंबाइन करके कराया गया था। मतलब 60, 61 और 62 बीपीएससी को को अलग अलग नहीं कराया गया था। इनकी सारी वैकेंसी 3 साल 4 साल के बाद ज्वाइन करके एक ही साथ 60 to 62 नाम रख के एक साथ करवा दी गई। तो हम लोग अब उस दौर में आ चुके हैं धीरे धीरे। तो बस इसको समाप्ति के दौर में है ही, क्योंकि ये 2017 को ये पेपर हुआ था, 12 फरवरी 2017 तो 17 को। और हम लोगों का टारगेट क्या है, एटलीस्ट 2002 तक कवर करने का। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2017 से 2002 के बीच में जो है 15 या 16 पेपर मिलेंगे। हार्डली हार्डली 6 या 7 पेपर मिलेंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि हम लोग ईयर वाइज तो कवर कर रहे हैं, साथ में टॉपिक वाइज भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, ईयर वाइज से क्या, जैसे यूजुअली मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ईयर वाइज से क्या पता लगता है कि साल दर साल कैसा पैटर्न रहेगा। फिर उसमें भी टॉपिक वाइज होने से क्या पता लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से एक साल में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। अच्छा, इसका पेपर जो है बताया मैंने कि कब हुआ था, 2017 को हुआ था, 12 फरवरी 2017 को। फिर पहला टॉपिक क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से है। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पहला टॉपिक रहता है हमेशा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लो वॉज फाउंड। ठीक है, टेराकोटा ऑफ प्लो कहाँ मिला था, ये मिला था बनावली में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, बनावली में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया है, लेकिन इस फॉर्म में रिपीट नहीं किया है। कैसे किया है कि जो प्लोड फील्ड थे वो कहाँ मिले थे, वो कालीबंगन में मिले थे। ठीक है, तो ये पूछा हुआ था आगे आगे पेपर में, ये पूछा हुआ था प्लॉट फील्ड कहाँ मिले थे। और उसमें भी बनावली का ऑप्शन था, तो उसमें बनावली में मैंने बताया था कि बनावली में जो है वो टेराकोटा मिला है, प्लू का टेराकोटा मिला है। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। फिर ढोलावीरा जैसे जानते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए फेमस था, 40th यूनेस्को की हेरिटेज साइट में भी है। फिर लोथल पे जो है वो एक पोर्ट सिटी थी, किस रिवर के किनारे, भोगवा रिवर के किनारे। ठीक, और इम्पोर्टेंट क्या है, इसका नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स यहाँ बन रहा है। ठीक है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इसको याद रखने हैं, इट कैन बी आस्क्ड। फिर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, चाइनीज ट्रेवलर सुंग यून। ठीक है, सुंग यून जो चाइनीज ट्रेवलर थे, उसके बारे में मैंने पूरा थोड़ा डिटेल में रिसर्च किया। बट मेरे को ये नहीं मिला कि उस समय इंडिया में रूलर कौन था। एक मेरे को मिला कि उस समय इंडिया में जो है वो गुप्ता एम्पायर का फॉल हो चुका था। ठीक है, हुड रूलर जो है वो रूल कर रहे थे, लेकिन उनका रूल जो है वो जो आज का पाकिस्तान वगैरह है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ठीक है, वहां पे था उनका। तो हुड रूलर रूल कर रहे थे उस समय इंडिया को। और कोई सिग्निफिकेंट इंडियन राजा का नाम नहीं मिला मेरे को इस समय में कौन था। जैसे फॉर एग्जांपल फायान में जब आया था, ठीक है, तो फायान के समय जैसे हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो है सेकंड था। फिर ह्यूएन सांग जो कि बाद में आया था, ह्यूएन सांग के समय हर्षवर्धन था। ठीक है, हर्षवर्धन। लेकिन जब सुंग यून आया था 515 से 520 एडी के बीच में, उस समय कोई जो प्रोमिनेंट इंडियन रूलर का नाम नहीं आता है। बट ये मिलता है कि हुण डायनेस्टी का कोई रूलर था उस समय, रूल कर रहा था। जैसे हम जानते हैं कि हुण के आक्रमणों से जो है गुप्ता एम्पायर वीक हुआ था, तो हुण ने बाद में जो है वहां पर अपना एम्पायर स्टैब्लिश किया था। ठीक है, दूसरा क्या था, एक चाइनीज एम्परर का नाम मिला था, एम्प्रेस का इनफैक्ट, उसका नाम था हु। ठीक है, चाइनीज एम्परर, जिन्होंने एम्प्रेस जिन्होंने सुंग यून को भारत में भेजा था। ठीक है, तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं। फिर कलिंगाज किंग खारवेल। ठीक है, कौन सी किससे एसोसिएटेड थे, पहले तो खारवेल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो ये जैन जैन लोगों को जो है इन्होंने आश्रय दिया था। ठीक है, और इनसे रिलेटेड क्या है, एक हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ठीक है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड है, ये भी जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, और खारवेल ने जो है बनाया था। और इनकी डायनेस्टी का नाम क्या था, महामेघवाहन डायनेस्टी। ठीक, महामेघवाहन डायनेस्टी क्यों, क्योंकि पहला रूलर जो है यही थे। ठीक है, महामेघवाहन डायनेस्टी या फिर इसको खारवेल डायनेस्टी, दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोनों नाम याद रखने हैं। फिर दीवाने अर्ज जैसे हमने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि इसको किसने बनाया था, बलबन ने बनाया था। ठीक है, दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड है, ये डिफेंस से रिलेटेड था। ठीक, फिर रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस को क्या बोलते थे, दीवाने इंशा।
ठीक है, अच्छा दीवाने सब में लगेगा तो दीवाने नहीं लिख रहा हूँ मैं। बाकी जो पूरा नाम था जो एंड का नाम था वो बस वो लिख दे रहा हूँ। तो रॉयल कोरेस्पॉन्डेंस क्या था? दीवाने इंशा, इसको बोलते थे। ठीक है। फॉरेन अफेयर को क्या बोलते थे? दीवाने रिसालत। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी के टर्म्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, सारे याद रखने हैं। ठीक है। फिनांस को क्या बोलते थे? दीवाने विजारत। और दो तीन और इम्पोर्टेंट जो डिपार्टमेंट का नाम बता देता हूँ। एक था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। ठीक है। जो पिछले साल का बकाया रिवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए, क्या नाम था उसका? दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखना है। ठीक है। और एक जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, क्या नाम था? 1 सेकंड, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? दीवाने कोही। ठीक है। ठीक है। सारे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सारे एनसीईआरटी में मेंशन है, सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ भी पूछ सकता है, जैसे दीवाने अर्ज पूछ लिया तो बाकी दीवाने इंशा पूछ सकता है, दीवाने रिसालत, दीवाने विजारत, दीवाने मुस्तक राज। ठीक है, फिर दीवाने कोही, सारा पूछ सकता है। दीवाने बंदगानी किसने बनाया था? एक फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था एक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ लैंड वॉज कॉल्ड अपरहत? ठीक है, अपरहत वो होता था जो फॉरेस्टेड लैंड होता था जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं की जाती, तो उसको बोलते थे अपरहत लैंड। ठीक है। और ये कहाँ से पता लगता है? एक अमर सिम्हा नाम के व्यक्ति हुए थे, किसके टाइम पे? गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे उन्होंने एक बुक लिखी थी, अमर कोश। ठीक है। उसमें उन्होंने 12 तरह के लैंड्स का जिक्र किया था, 12 टाइप्स ऑफ लैंड। किसके समय में? गुप्ता डायनेस्टी के समय में। ठीक। तो ये बुक का नाम भी याद रख सकते हैं और बुक के राइटर का भी नाम याद रख सकते हैं, अमर सिम्हा। अमर कोश टाइम क्या था? गुप्ता पीरियड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है जसवंत और दसावन। ठीक है, दो बहुत फेमस पेंटर थे, ये तो अकबर के समय में थे। ठीक है। और एक दो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स के नाम आते हैं, एक जरी कलम। ठीक है, ये किसने बनाया था? मोहम्मद हुसैन। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है, मोहम्मद हुसैन। फिर उसके बाद जो है एक सीरी कलम। ठीक है, सीरी कलम, सीरी कलम या सरी कलम। ठीक है, दोनों नाम से बोलते हैं, इसको बनाया था अब्दुस समद ने। ठीक। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है उनके नाम याद रखने हैं और उनके पेंटर्स के नाम भी याद रखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द फाउंडर ऑफ बाहमनी किंगडम? ठीक है, अच्छा बाहमनी किंगडम के फाउंडर और विजयनगर एम्पायर के फाउंडर कौन थे? हरिहर बुक्का। ठीक है। ऐसे ही बाहमनी किंगडम के फाउंडर कौन थे? हसन गंगू। ठीक है, या फिर अलाउद्दीन हसन। ठीक, ये नाम याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स रीन पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक केम टू इंडिया? ठीक है, पहले तो देवराय वन के समय कौन आया था? देवराय वन के समय आया था निकोलो क्वांटी। ठीक है, ये क्या था? इटालियन ट्रेवलर था ये। ठीक है। फिर कृष्ण देव राय के समय कौन था? बहुत सारे आए थे, जैसे डोमिंगो पेस एक आया था, वो पुर्तगाली था। ठीक है। लेकिन कृष्ण देव राय से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसपे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, वो बता देता हूँ मैं। इन्होंने एक नगलपुरम नाम का एक शहर बसाया था। ठीक है, किसके नाम पर? अपनी माता श्री के नाम पे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने अपनी माँ के नाम पर एक शहर का नाम बसाया था, तो नगलपुरम था शहर का नाम, और इनकी माता का नाम क्या था? नागल देवी। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखना, किसने किया था? कृष्ण देव राय ने। फिर देवराय टू के समय आया था ये अब्दुल रज्जाक। ठीक है, पर्शियन का रूलर था, इसी ने जो है हम्पी को जो है किससे कंपेयर किया था? लंदन से कंपेयर किया था। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर्स संथाल रिवोल्ट अकर्ड? ठीक है, संथाल रिवोल्ट अकर्ड जैसे जानते हैं कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले हुआ था, 1855-56 में। इसको हूल भी बोलते हैं, संथाल हूल। और इसको किसने किया था? 6 लोगों का नाम आता है। ठीक है, एक कान्हू सिद्धू कान्हू। ठीक है, फिर चांद, भैरव, ये लोग तो भाई थे चारों। और फिर इनकी बहनें थी फूलो और जानो। ठीक है, ये 6 नाम है, 6 नाम इंपॉर्टेंट है, इसके साथ याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम इंडियन सिविल सर्विसेज? ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज से एलिमिनेट किस साल हुए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी? अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 बार सिविल सर्विसेज को क्रैक किया था। ठीक है, और बाद में इनको 1874 में हटा दिया गया था, 1874 में हटे थे। ठीक। इसी के साथ एक और फैक्ट याद कर लेते हैं कि
फर्स्ट इंडियन टू क्रैक सिविल सर्विसेज वो कौन थे 1863 में? ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये टैगोर फैमिली जो है बहुत टैलेंटेड थी। बहुत सारे नाम याद आते हैं, जैसे द्वारका नाथ टैगोर जमींदारी एसोसिएशन से, जमींदारी सब जो है लैंड होल्डर सोसाइटी। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा ब्रह्म समाज से बाद में आते हैं। फिर रविंद्रनाथ टैगोर ऑब्वियसली जानते हैं, गीतांजलि के लिए है फेमस है, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था, एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नॉट ओनली लिटरेचर बट कैसे भी, ठीक है, फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे। ठीक है, उसके अलावा फिर अवनींद्रनाथ टैगोर नाम आता है, बहुत फेमस जो है, भारत माता पेंटिंग बनाई थी उन्होंने। तो टैगोर में बहुत सारे नाम याद आते हैं, तो सारे नाम याद रखने इंपॉर्टेंट। फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी फिर उसके बाद जो है 1876 में जो है वो बनाते हैं इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रिकर्सर भी बोला जाता है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन। ठीक, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनाते हैं। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन भी आएगा, इसको देखेंगे अभी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग वॉइसरॉय पीरियड्स द टाइटल राय बहादुर एंड खान बहादुर वर बिगेन टू कन्फर। ठीक है, ये किसने शुरू किया था? लॉर्ड लिट्टन ने शुरू किया था। ठीक, राय बहादुर और खान बहादुर। तो लॉर्ड लिट्टन के समय के और कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, पूरा पूरा नाम नहीं लिखता हूँ। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट किया था। एक आर्म्स एक्ट आया था। ठीक है, आर्म्स एक्ट 1878 में दोनों थे। उसके अलावा जो है 1876 में जो है दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, जिस जिस साल जो है वो अकाल भी पड़ा था। फिर उस अकाल के लिए जो इन्वेस्टिगेट करने के लिए स्टैकी कमीशन, 1877 में स्टैकी कमीशन। ठीक है, ये भी किसने बनाया था? लॉर्ड लिटन के समय बना था। ठीक, और सेकंड जो अफगान वॉर हुआ था 1878 से लेकर, वो भी लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। ठीक है, इसको भी याद रखना है, सेकंड अफगान वॉर। ठीक, सेकंड अफगान वॉर किसके समय हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। और एग्रेसिव पॉलिसी, ठीक है, एग्रेसिव पॉलिसी जो है लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन था। और फर्स्ट अफगान वॉर किसके समय हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड 1839 में। ठीक, सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 12, द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आ गया। कौन था? इंडियन एसोसिएशन किसने बनाया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में। ठीक है, फिर इंडिया लीग किसने बनाया था? ये 1875 में बना था, एक साल पहले। ये बना था शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 13, इफ मुस्लिम्स द मुस्लिम्स इफ कंटेंडेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकम द ग्रेटेस्ट बुलवर्क ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, ये किसने कहा था? ये डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने कहा था। ये मुस्लिम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है, कि अगर मुस्लिम्स को सेटिस्फाई कर लिया गया तो मुस्लिम जो है वो ब्रिटिश पावर को भारत में बढ़ाने में सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं मुसलमान। ठीक है, वो किसने कहा था? डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने कहा था। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज इलेक्टेड एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। अच्छा देखिए, ऑल इंडिया किसान सभा पे दो सवाल पूछे इन्होंने, एक तो ये 14वां है ही, बाकी एक और आगे देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना है। ठीक है, तो कौन कौन था फर्स्ट प्रेसिडेंट? जैसे हम जानते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1829 में जो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी बनाया था। ठीक है, सॉरी नॉट 1829, सॉरी, इट इज 1929। ठीक है, 1929 में। ठीक है, फिर 1936 में जब ऑल इंडिया किसान सभा बनता है, या अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है, उसके प्रेसिडेंट भी कौन बनते हैं? स्वामी सहजानंद सरस्वती। फिर एक एनजी रंगा, एनजी रंगा जो है वो कौन थे? वो एक तेलुगु एरिया में कोई किसान सभा बना था। ठीक है, उसको फाउंड किया था इन्होंने। बट जब ऑल इंडिया किसान सभा बना, सारे प्रोविंशियल किसान सभाओं को मिलाकर, तो उसमें सेक्रेटरी कौन बने? सेक्रेटरी बने एनजी रंगा। ठीक है, किसके? ऑल इंडिया किसान सभा के। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 15, in my belief, Congress is too tottering to its fall, and one of my great ambition while in India is to assist it to a peaceful demise. ठीक है, ये किसने किया था? ये किसने बोला था? मैं हिंट देता हूँ, यही व्यक्ति है जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के लिए। फिर बहुत सारे कमीशन जो है इसने चलाए थे, जैसे इरिगेशन के लिए था मॉन्सेरिफ कमीशन, इरिगेशन के लिए। ठीक है, फिर रेलवे कमीशन आया था इनके समय, रेलवे कमीशन किसके? एजुकेशन के लिए। ठीक है, रेलवे रिफॉर्म्स के लिए था रॉबर्टसन कमीशन था रेलवे कमीशन, रेलवे रिफॉर्म कमीशन के लिए। फिर एक फेमिन के लिए कमीशन था, मैकडोनल्ड कमीशन, मैकडोनल्ड कमीशन। ठीक है, ये था किसके लिए? ये फेमिन के लिए था। ठीक है, साथ में जो है एक और एक फ्रेजर कमीशन था। ठीक है, ये जो है पुलिस रिफॉर्म्स के लिए था।
ठीक है। मिलिट्री रिफॉर्म्स के लिए भी एक कमीशन लाया था, तो बहुत सारे कमीशन लेके आए थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने। ठीक है। तो ये कौन था? ये लॉर्ड कर्जन। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हु ड्रू महात्मा गांधीज अटेंशन टुवर्ड्स द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीजेंट बाय द यूरोपियन इंडिगो फार्मर, इंडिगो प्लांटर्स। ये मेरे ख्याल से पिछले 10 पेपर अगर हम लोगों ने किए होंगे, तो 8 पेपर में तो ये क्वेश्चन जरूर मिला है ये। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। फिर सर माइकल ऑडवायर वॉज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1940 इन लंदन बाय, किसने किया था? उधम सिंह ने किया था, जिसके लिए उनको 31 जुलाई, 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई थी। ठीक है। इसमें एक और नाम है इंपॉर्टेंट, मदन लाल ढींगरा। इन्होंने किसको मारा था? कर्जन वाइली को। ठीक है। कर्जन वाइली को मारा था। ये भी कहाँ मारा था? लंदन में मारा था, सन 1909 में। इसके लिए इनको फांसी दी गई थी। ठीक है। फिर वी डी सावरकर ने क्या लिखा था? 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बताया था। ठीक है। फिर बाद में मित्र मेला के फाउंडर भी यही थे, एक सीक्रेट सोसाइटी थी। फिर फिर क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज द हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड व्हेन द मॉन्टेग्यू केल्सफोर्ड एक्ट वाज पास्ड इन 1919? ठीक है। इसको कुछ नहीं कर सकते, याद ही कर सकते हैं, लॉर्ड जॉर्ज थे उस समय। ठीक है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर। हु इज रिगार्डेड एज मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन? ये पिछले वीडियोस में भी बताया है, ये मैडम भीकाजी कामा। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? 1907 में स्टुगर्ट, जर्मनी में एक जगह है, वहां पे जो है ट्राई कलर होस्टिंग करी थी, मतलब तिरंगा फहराया था। ठीक है। इनके नाम पे ये है, स्टुगर्ट जर्मनी में तिरंगा फहराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 20, हु बिकेम चैंपियन ऑफ सोशलिज्म एंड वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल, प्रिंसली स्टेट, लैंडलॉर्डिज्म एंड कैपिटलिज्म? ठीक है, 1930 में सब कुछ करना चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू थे ये। ठीक है। भूला भाई देसाई का नाम किस में आता है? जब 1945 में आईएनए ट्रायल्स हुए थे, उसमें इन्होंने लीड किया था। ठीक है। आईएनए ट्रायल्स में किसको किया था? जो शाहनवाज खान, पीके सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो, उनको डिफेंड किया था भूला भाई देसाई ने। फिर क्वेश्चन नंबर 21, हु ज्वाइंट सुभाष चंद्र बोस टू फाउंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? कब किया था ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक? 1939 में। ठीक है। उसके बाद एक्टिवली एसोसिएटेड विद द आईएनए मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, इससे पहले कहीं क्वेश्चन में नहीं आया गया है, और एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र नहीं आता, लेकिन याद कर लीजिए, शीलभद्र याजी। ठीक, शीलभद्र याजी किससे रिलेटेड है? इससे रिलेटेड है। फिर एक बैकुंठ शुक्ला नाम दिया हुआ है। अच्छा, जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो किस लिए हुई थी? जो लाहौर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस था, जिसमें उन्होंने सैंडर्स को मारा था, उसके लिए फांसी हुई थी। तो उसमें गवाही किसने दी थी? वो गवाही दी थी जय गोपाल ने। उन्हीं की टीम का एक मेंबर था, जो बाद में जो है सरकारी गवाह बन गया था अपनी जान बचाने के लिए। तो जय गोपाल की गवाही पर फांसी हुई थी भगत सिंह को। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को। तो जय गोपाल को मार दिया था इन्होंने, बैकुंठ शुक्ला ने। ठीक है। बदला लेने के लिए। तो उसके लिए जो है इनको गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया, 1934 में जो है इनको भी फांसी दे दी गई, बैकुंठ शुक्ला को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 22, चिटगांव आर्मरी रेड। ठीक है, ये सूर्य सेन थे, 1932 में इसके लिए फांसी दी गई थी इनको। ठीक है, चिटगांव आर्मरी रेड। जतिन दास कौन थे? जतिन दास जब भगत सिंह वगैरह ये सब लोग जेल में थे, ठीक है, तो उनके साथ जब इन्होंने अनशन किया था कुछ 63 दिन का, तो 63वें दिन जाके जतिंदर नाथ दास जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जतिंदर नाथ दास की। ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, जिन्होंने भगत सिंह और जो ग्रुप थे उनको, उनकी हेल्प करी थी क्या करने में? बॉम्ब बनाने में। वही बॉम्ब जो सेंट्रल असेंबली में फेंका था उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को। फिर क्वेश्चन नंबर 23, विच जर्नल वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज? ठीक है, संध्या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से रिलेटेड था, ये किसने चलाया था? बीबी उपाध्याय ने। ठीक है, बीबी उपाध्याय। युगांतर, ठीक है, ये भी किससे रिलेटेड है? रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज से, बरिंदर कुमार घोष। ठीक है, गदर, गदर ये भी गदर पार्टी से रिलेटेड है, ये भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। लेकिन यंग इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी का था। और गांधी जी का है तो क्या वो रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर होगा? बिल्कुल नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वॉज दादा भाई नारोजी। ठीक है, कब हुए थे? 1892 में, नॉट 1992, 1892 में। ठीक। ठीक है, किससे? लिबरल पार्टी से। फिर क्वेश्चन नंबर 25, स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ, स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में बनी थी। ठीक है। और उससे पहले कौन सा मूवमेंट हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर 1922 तक चला था। ठीक है। और वापस क्यों लिया था गांधी जी ने? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में भीड़ ने क्या किया था? मतलब भीड़ जो है वो प्रदर्शन कर रही थी, उस पर कुछ पुलिस वालों ने गोली चलाई थी, तो गुस्साई भीड़ ने जो है पूरा पुलिस स्टेशन फूंक दिया था 5 फरवरी को। और इसी के बाद जो है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था। और स्वराज पार्टी फाइंड किसने करी थी? चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू।
ठीक, ये दोनों नाम भी याद रखना है, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। फिर क्वेश्चन नंबर 26, हु ऑर्गेनाइज द खुदाई खिदमतगार इन 1929। ठीक है, अब ये कौन थे, इसके लिए मैं बहुत सारे हिंट देता हूँ, ठीक है, और जो हिंट मैं दे रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। खुदाई खिदमतगार को पहले बोलते थे रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, एक फैक्ट ये है। दूसरा फैक्ट क्या है, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जो आज के समय जो खैबर पख्तूनवा बोलते हैं, ठीक है, उस एरिया में किया था। ठीक, फिर तीसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको बच्चा खान या बादशाह खान दोनों के नाम से जाना जाता था। ये आजाद बंटवारे के समय जो है भारत से मिलना चाहते थे, लेकिन इनको जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को जो पाकिस्तान में दे दिया गया, उससे ये नाराज हुए, और उसके बाद 1948 से लेकर इनको इनकी मृत्यु तक 1988 89 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उस समय तक जो है इनको अपने घर में ही नजरबंद रखा गया था। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इनको शक था पाकिस्तानियों को, क्योंकि ये भारत की मदद करते हैं। ठीक है, दूसरा एक और इम्पोर्टेंट है कि अ, अभी तक सिर्फ दो फॉरेनर्स को जो है, हालांकि ये पाकिस्तानी बन गए थे, अभी तक दो फॉरेनर्स को जो है वो दिया गया है भारत रत्न, उनमें से एक थे ये। एक कौन थे, एक तो नेल्सन मंडेला और दूसरे ये थे जिनकी जिनकी बात हो रही है। ठीक, दूसरा इनको क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। ठीक है, सीमांत गांधी। ठीक है, इतने सारे हिंट के बाद समझ गए होंगे कौन है, अब्दुल गफ्फार खान। ठीक, फिर कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन, ये 42 में नहीं आया था, 1946 में आया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कैबिनेट मिशन में आया कौन था, तीन लोग आए थे, कौन कौन, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, जो वही क्रिप्स मिशन में भी आया था, वो क्या बाद में कैबिनेट मिशन में भी आया, फिर एक पैट्रिक लॉरेंस और एक एवी अलेक्जेंडर, ये तीन लोग आए थे। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 28, हु इज नोन एज फादर ऑफ डायरकी। अच्छा, डुअल गवर्नमेंट और डायरकी में फर्क है। डुअल गवर्नमेंट जो रॉबर्ट क्लाइव लेके आया था 1765 से लेकर 1773 तक था, जिसमें जो गवर्नेंस थी उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया था, एक निजामत एक दीवानी। निजामत जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो नवाब के पास था। दीवानी यानी रेवेन्यू राइट्स, वो अंग्रेजों ने ले लिए थे। ठीक है, ये किसके समय आया था, लॉर्ड क्लाइव के समय। ठीक है, और फादर ऑफ डायरकी, डायरकी में क्या था कि जो लिस्ट थे उसको दो हिस्सों में तोड़ा गया था, एक तो सेंट्रल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट, और प्रोविंशियल लिस्ट को फर्दर दो हिस्सों में तोड़ा गया था, एक रिजर्व लिस्ट। रिजर्व लिस्ट में वो सारे मुद्दे थे जो अंग्रेजों के लिए रिजर्व रखे गए थे, और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। इसको याद करने का तरीका यही है, एक रिजर्व लिस्ट विच वर रिजर्व फॉर ब्रिटिशर्स, ट्रांसफर्ड लिस्ट विच वर ट्रांसफर टू इंडियंस। ठीक है, ये व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, 1919 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, या मॉन्टेग्यू केल्सफोर्ड रिफॉर्म्स, उसके समय की गई थी। तो इसके फादर किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है सर लियोनिल कार्टिस को। ठीक है, इन्होंने डिजाइन किया था ये डायरकी को। और फिर इसी के साथ 1935 में जाके प्रोविंसेस में डायरकी को अबॉलिश कर दिया गया था, प्रोविंसेस में कंप्लीट इंडियन कर दिया गया था। और ये डायरकी कहाँ लाई गई थी, सेंटर में लाई दी गई थी। ठीक, लेकिन जो स्टेट लेवल पे डायरकी थी 1919 में आई थी, और उसके डिजाइनर कौन थे, सर लियोनिल कार्टिस। फिर ये क्वेश्चन दोबारा आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा, वही ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, सहजानंद सरस्वती, और जो सेक्रेटरी थे एनजी रंगा। फिर अब इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में चलते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मिड लेटीट्यूड ग्रासलैंड, यानी ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात कर रहा है। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है, साउथ अमेरिका में, और साउथ अमेरिका की पूछ रहा है। ठीक है, एक तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और दूसरा साउथ अमेरिका। प्रेरी, प्रेरी जो है टेम्परेट है, और दूसरा जो है नॉर्थ अमेरिका में है, जो है यूएसए के पास। ठीक है, वेल्ड जो है ये वेल्ड ट्रॉपिकल तो है, लेकिन ये साउथ अफ्रीका में है। ठीक, स्टेपीज, स्टेपीज भी टेम्परेट है, और कहाँ है, यूरेशिया में। ठीक है, जहाँ पे रशिया यूक्रेन का जो आसपास का एरिया ना, उस वो है स्टेपीज। ठीक है, पंपास कहाँ है, ये अर्जेंटीना में है। ठीक, अर्जेंटीना में है, ट्रॉपिकल भी है। ठीक है, और साउथ अमेरिका में भी है। ठीक है, तो इसका आंसर है पंपास। और एक और इम्पोर्टेंट नाम आता है, अ, अफ्रीका में आता है। अफ्रीका में एक और आता है, मैं नाम भूल रहा हूँ, एक सेकेंड। अफ्रीका में जो है, हाँ अफ्रीका में है सवाना। ठीक है, और एक ऑस्ट्रेलिया में है, उसका नाम है डाउन्स। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, सारे नाम याद रखने हैं, पंपा, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपीज। ठीक है, सवाना और डाउन्स, ये क्या है, ग्रास लैंड है सारे ये। फिर ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है, और भाई ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज परफॉर्म्ड एज कूल गार्दी, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है एक। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक घोस्ट टाउन है ये, इसको घोस्ट टाउन बोलते हैं आज के समय। ठीक है, ये गोल्ड माइनिंग के लिए फेमस है ये। ठीक है, सोने की जो है उसके लिए।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी, ठीक है, ये बचपन में बहुत लोग हम लोग पढ़ते थे कि इस समुद्र में अगर आप जाते हैं तो डूबेंगे नहीं, क्यों, इसकी सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि आपको ऊपर तैरा के रखेगा वो। ठीक है, ये डेड सी है। डेड सी कहाँ है? इसराइल और ये जॉर्डन के जो बॉर्डर है उस पे है ये। कौन सी नदी है? जॉर्डन रिवर में जाके मिलती है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 34, द परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही थी? 17.64% रही थी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। फिर विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल? वो है महाराष्ट्र में। ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ जो जो क्वेश्चंस हैं जिसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज याद ही रखना है उसको, और जो एक्सप्लेनेशन के डिमांड करता है उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप? ठीक है, कैश क्रॉप का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ जो है बेचने के लिए ही उगाया जाए। ठीक है, जूट बेचने के लिए उगाया जाता है, ग्राउंड नट भी बेचने के लिए उगाया जाता है, शुगर केन भी। ज्वार जो है वो, ज्वार बाजरा ये सब हो गया, ये कंजम्पशन के लिए उगाया जाता है जो मोस्टली। ठीक है, तो ये कैश क्रॉप नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 37, लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है, प्लेसेस और इंडस्ट्री। ठीक है, बैंगलोर जो है वो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, अगर ए का तीन है तो ए का तीन है तो ये गया, ये गया, ये गया, सीधा इसी से आंसर निकल गया। हालांकि बाकी भी देख लेते हैं। तो कोरबा जो है वो एल्यूमिनियम के लिए फेमस है। ठीक। उसके अलावा जो है जमशेदपुर, जमशेदपुर जो है वो टाटा का फैक्ट्री है आयरन एंड स्टील का। और मलाजखंड जो है वो कॉपर के लिए फेमस है। ठीक। तो सारे नाम याद रखने हैं, सारे मैचिंग के साथ। फिर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये जैसे जानते हैं हाईवेज का एक नेटवर्क है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसमें 1 सेकेंड। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? वो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, जो चार मेजर शहर हैं इंडिया के, जो चार मेट्रो सिटीज पहले हुआ करते थे, अब तो बहुत सारे शहर आ गए हैं, जैसे कौन है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, उनको जोड़ने के लिए है नेशनल गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, द द्रविडियन रेसिस, जैसे जानते हैं कि भारत में मुख्यतः दो तरह की रेस पाई जाती है, एक आर्यन, इंडो आर्यन रेस, वो क्या है नॉर्दर्न इंडिया में, और एक जो है वो क्या है द्रविडियन रेस, वो दक्षिण भारत में। फिर क्वेश्चन नंबर 40, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट ज्वाइन द वेस्टर्न घाट? ठीक है, कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पिक क्या है? डोडा बेटा। एक तो इसको याद रखना है, डोडा बेटा। ठीक। फिर जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट हिल क्या है? अन्नामुडी, अनाईमुडी। ठीक है, ये किसमें है? अन्नामल्ला हिल्स में है, अन्नामलई हिल्स। ठीक। इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पलनी हिल्स और ये शेवरॉ हिल्स, ये तो ईस्टर्न घाट्स में, दोनों ईस्टर्न घाट्स में। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्रीज लोकेटेड? ठीक है, ये पीवाईक्यू में फिर दोबारा देखा था हमने, खेतरी में जो है वो राजस्थान में कॉपर की माइन है, तो वहीं पे लोकेटेड है कॉपर इंडस्ट्री। और तारापुर में क्या है? तारापुर में जो है वो क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट है एक, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, कहाँ पे है तारापुर? महाराष्ट्र में। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 42, एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स द अलकनंदा एंड भागीरथी कंबाइंड टू फॉर्म द रिवर गंगा? ठीक है, ये क्या बोलते हैं? इसको देवप्रयाग बोलते हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा, भागीरथी, बाकी ये वन ऑफ द पार्ट है किसका? पंच प्रयाग का। ठीक है, इसके अलावा और बाकी प्रयाग हैं बहुत सारे, जैसे कर्ण प्रयाग है। ठीक है, रुद्र प्रयाग है। ठीक। और इसके अलावा जो है फिर कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, और बाकी और इंपॉर्टेंट देखते हैं। इसके अलावा दो और हैं, एक विष्णु प्रयाग है और एक नंद प्रयाग। ठीक है, ये पांच प्रयाग हैं, और देव प्रयाग में क्या अलकनंदा भागीरथी आके मिलती हैं और ये गंगा नदी बन जाती है। उसके अलावा जो ये है हरिद्वार, हरिद्वार से गंगा जो है वो ये हिमालय क्षेत्रों से जो है वो कहाँ पे? प्लेन में एंटर करती है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ 70th बीपीएससी में, कि इनमें से कौन सा जो है आयरन माइन बेलाडीला में लोकेटेड है? हालांकि ये तो नहीं पूछा था, लेकिन बेलाडीला पहले तो छत्तीसगढ़ में है लोकेटेड है। लेकिन ये सारे जो हैं वो किसके आयरन के माइन हैं? हेमेटाइट, सिडराइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट, सारे जो हैं किसके? आयरन ओर के माइन हैं। ठीक है, और ये पूछा हुआ था इनमें से कुछ नाम दिए हुए थे, इनमें से कौन सा आयरन के माइंस हैं? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 70th में, तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली रिपीट हुआ ये। तो ये फायदा है बीपीएससी के पीवाईक्यूज को करने का, पीवाईक्यूज करने से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एज इट इज, कुछ तो डायरेक्टली और कुछ तो इनडायरेक्टली रिपीट होते हैं। ठीक है। तो बेलाडीला में कौन सा है? हेमेटाइट पाया जाता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके अलावा जो मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट जो है कुद्रमुख माइंस है एक, कहाँ पे? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में वहां पाया जाता है। ठीक, इसको भी याद रखना है। और बाकी सिडराइट और लिमोनाइट ये भी क्या है? ये भी आयरन के ओर हैं।
फिर द ओनली स्टेट इन विच सेफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। क्या कहते हैं? करेवा जो सॉइल है, ठीक है, वहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसको क्या होता है? जाफरान बोलते हैं लोकली। फिर रिवर तेल जो है वो अलग, ये किसकी ट्रिब्यूटरी? महानदी की ट्रिब्यूटरी है ये। ठीक है। और महानदी क्या है? महानदी पे सबसे बड़ा डैम है, भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा डैम है? क्या नाम है? बराकर डैम। ठीक है। अब डैम देखना तो एक दो डैम और देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सतलुज पर कौन सा डैम है? सबसे बड़ा डैम है टेहरी। ठीक है, टेहरी डैम है। और एक और डैम है भाखरा नंगल डैम। ठीक है। फिर एक अलमाटी डैम। दो इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, अलमाटी और नागार्जुन। ये न्यूज में थे ना, इसलिए बता रहे हैं ये कृष्णा रिवर पे हैं दोनों। ठीक। तो इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ द अबव। फिर इंडियन पॉलिटी पे आते हैं। क्वेश्चन 46। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर? मतलब ऐसा कौन सा मेंबर है जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग में पार्ट कर सकता है, ले सकता है, ठीक है, उसमें बोल भी सकता है, बस वोट नहीं कर सकता, लेकिन वो मेंबर नहीं है, एमपी नहीं है। ठीक है, वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये देश का जो हाईएस्ट लॉ लॉ ऑफिसर होता है। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 76 में। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन सा आर्टिकल में? 62 में है। ठीक है। कौन सी कैग जो है वो 148 में है। इलेक्शन कमीशन 324 में। ठीक है, सारे आर्टिकल याद रखने हैं, ये भी पूछ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट का तो खासकर याद रखना है क्योंकि अभी ये न्यूज में है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्टर प्रिंसिपल? इनमें से कौन सा डायरेक्टर प्रिंसिपल में है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, आर्टिकल 39 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44 में। ठीक है। स्मॉल फैमिली नॉर्म नहीं है। ठीक है। एजुकेशन थ्रू मदर टंग, ये भी डीपीएसपी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 1 एंड 2। फिर वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? देखिए, पहले क्या होता था? पहले बजट जो है 1 मार्च को पास होता था। 1 मार्च को जो है प्रेजेंट किया जाता था। इसको पास होते होते जो है 3 महीने लग जाते थे, यानी मार्च अप्रैल मई, यानी मई का एंड हो जाता था पास होते होते। लेकिन जो नया फाइनेंशियल ईयर है कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल से। ठीक है। तो अप्रैल का महीना और मई का महीना, 2 महीने का पैसा कहाँ से आएगा भाई, जब पास होते होते जो है मई हो जा रहा है? तो क्या होता था? वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए पैसा जो है वो ऑलरेडी पहले से जो है वो दे दिया जाता था इनको, सरकार को, बाकी कामकाज चलाने के लिए। उसके बाद जब मई में पास हो जाता था, उसके बाद फिर प्रॉपर पैसा मिलता था। ठीक। लेकिन अब क्या किया है गवर्नमेंट ने? इसको इससे बचने के लिए एक तो 1 मार्च की जगह 1 फरवरी को प्रेजेंट होने लगा। दूसरा क्या है? 2 महीने के अंदर ही पास कर देते हैं, तो फरवरी और मार्च, मतलब मार्च एंड होते होते ये पास हो जाता है। ठीक है। ये तो 1 अप्रैल से जो नया फाइनेंशियल ईयर चालू होने वाला है, तो उसके लिए सीधा सीधा पैसा मिल जाता है उनको, तब वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं है। ठीक। तो ये क्या है? वोटर ये अप्रोप्रिएट, हाँ, अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ द बजट। ठीक है, मतलब बजट पास होने से पहले ही फंड को निकलवा लेना, ये है 2 महीने के लिए होता था पहले वोट ऑन अकाउंट। फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे जब कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन के तैयार हो गया था, कब हुआ था? 26 नवंबर को हुआ था, उस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर्ड वैकेंट, मतलब एक एमपी की सीट डिक्लेयर वैकेंट, खाली डिक्लेयर कर दी जाएगी कब? जब वो बिना बताए 60 दिन के लिए गायब हो जाए, मतलब बिना बताए 60 दिन के लिए, बता के तो कितना भी, तो 2 महीना यानी 60 दिन। फिर ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग अटॉप द प्राइवेट बिल्डिंग इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन, मतलब बिल्डिंग के ऊपर झंडा फहराना ये एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? क्या आर्टिकल 14 के अंदर में आएगा? राइट टू इक्वलिटी के अंदर में? नहीं। क्या आर्टिकल 21 में? क्या ये राइट टू लाइफ से रिलेटेड है झंडा फहराना? झंडा नहीं फहराएंगे तो मर जाएंगे। ये आर्टिकल 25 क्या राइट टू रिलीजन से है, मतलब आपका झंडा का रिलीजन से लेना देना है? बिल्कुल नहीं। किस में आता है? अभिव्यक्ति की आजादी में। किसमें? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 52, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ भारतीय सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं है? ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स तो वो सबको अवेलेबल होने चाहिए, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो, लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं, जैसे यहाँ लिखना आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको याद रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, विदेशी नागरिकों को नहीं। ठीक। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में है? ये आर्टिकल 19 में है। तो ये विदेशी नागरिक, ये पूछ कर रहा है टू इंडियन सिटीजन नॉट टू एलियन, मतलब विदेशी को नहीं है, तो 19 में आता है ये, तो ये होगा, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन को है। इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 में है, ये सबको अवेलेबल है। ठीक। राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज ये 29 30 में है।
ठीक है, ये सबको अवेलेबल नहीं है, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी 21 में है, ये सबको अवेलेबल है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 3 ओनली। फिर अ पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एन, देखो एडवाइजरी बॉडी तो नहीं है, ठीक है, कोई काम तो करती है। कंसल्टेटिव कमेटी भी नहीं है, कोई काम करती है। फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी है। ठीक, पंचायत समिति, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 54, द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, ठीक है, ये किस में आया था? सोशलिस्ट के साथ साथ जो है इंटीग्रिटी और सेकुलर, ये दो वर्ड्स भी और ऐड किए गए थे, ठीक है, किसमें? 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। फिर क्वेश्चन 55, मैच लिस्ट वन, हालांकि इसमें क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, लिस्ट यूनियन लिस्ट में 97 है। स्टेट लिस्ट में पहले 66 एंट्रीज हुआ करती थी, ठीक है, पहले 66 एंट्रीज हुआ करती थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में ही इंदिरा गांधी जी ने पांच पांच ऐसे चीजों को निकाल के, जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, वेट एंड मेजरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ वाली चीज हो गई, तो पांच आइटम्स को निकाल कर जो है स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। तो अब स्टेट लिस्ट में 61 है, और कंकरेंट कंकरेंट लिस्ट में जो है वो अब 52 है, ठीक है। पहले 66 थी, ठीक है, तो मैच करने के लिए गए, और पहले कंकरेंट में कितनी थी? 47 थी, ठीक है। अब कितनी है? यूनियन में 97 है, स्टेट में 61 है, और कंकरेंट में 52 है। ठीक, तो इसका मैच में क्या होगा? ए का वन, ए का वन, तो आंसर तो सीधा सीधा बी हो गया। फिर क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ, कौन सा मेजोरिटी चाहिए? एक नया स्टेट बनाने के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 3 में। ठीक, आर्टिकल 2 और 3 में होता है ये, ठीक है। और आर्टिकल 4 में ये मेंशन भी है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। 368 में जो है चाहिए स्पेशल मेजोरिटी। फिर क्वेश्चन नंबर 57, ये क्या बोलता है? कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर, ठीक है, इधर डायरेक्टली, और ये डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, कैबिनेट वाला में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट जो है कैबिनेट के थ्रू पावर नहीं एग्जीक्यूट करते हैं, कैबिनेट जो है प्रेसिडेंट के थ्रू अपने पावर को एक्सरसाइज करता है, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इंडियन इकोनॉमी, क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स इज नॉट लाइकली टू एड इन इंप्रूविंग इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन? इसमें इकोनॉमी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, पहले एक चीज बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो 100 रुपए का आपने एक्सपोर्ट किया, ठीक, और 110 रुपए का आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो आपको 10 रुपए का घाटा हो गया, ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो घाटे में चला गया है, ठीक है, तो आपके पास 10 रुपए नुकसान में है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए का एक्सपोर्ट किया होता और 80 रुपए का इंपोर्ट किया होता, तो आपके पास जो है 20 रुपए का ट्रेड सरप्लस रहता, मतलब एक्स्ट्रा पैसे रहते, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है स्ट्रेंथन हो जाता। तो इसका मतलब क्या समझे? कि ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, कम इंपोर्ट करना है, ठीक है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, तब जाके बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है स्ट्रेंथन होगा। ठीक, तो अब देखते हैं क्या होगा। कि प्रमोशन ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, ठीक है, इससे क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेंथन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपना रहे हैं, मतलब इंपोर्ट जो चीजें कर रहे हैं हम लोग, करने वाले हैं, उसका जो है घर में ही, मतलब देश के अंदर ही उसको अगर बना ले, सब्स्टिट्यूट उसका बना ले रहे हैं, तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, तो इंपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये तो स्ट्रेंथन करेगा बिल्कुल, लेकिन ये पूछा नॉट लाइकली, तो ये तो स्ट्रेंथन करेगा। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी, उससे क्या होता है? डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी से, ठीक है, वो जो एक्सपोर्ट होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं बाहर के मार्केट में, और इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा लेकिन इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो इससे भी जो है, अच्छा, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी से कैसे होता है मैं बताता हूँ एक बार, पहले ये देख लेते हैं। तो इससे भी जो है क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेंथन होगा। फिर इम्पोजिशन ऑफ हायर टैरिफ ऑन इंपोर्ट, इंपोर्ट पे अगर डायरेक्ट टैरिफ लगा देंगे तो इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट उससे भी रिड्यूस होगा, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेंथन करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर लेवाइंग हायर ड्यूटीज ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगा देंगे क्या? एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगाने से एक्सपोर्ट घट जाएगा, जिससे जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेंथन नहीं होगा, वो खराब होगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अच्छा, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी से कैसे सस्ता होता है, एक चीज देखते हैं पहले। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि $1 में अभी 5 रुपए हैं, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, और इंडिया का कोई मैन्युफैक्चरर है, वो 5 रुपए का पेन बेचता है, तो विदेश में जब बेचने जाएगा, ठीक है, तो विदेशी नागरिक को पड़ेगा $1 का एक पेन।
अब मान लीजिए डिवैल्यू हो गया रुपया, एक डॉलर जो है अब हो गया 10 रुपए का। ठीक। तो अब ये 5 रुपए का जब पेन बेचने जाएगा तो विदेशी को एक डॉलर में अब दो पेन मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि 10 रुपए का दो पेन हो गया ना। तो उसके लिए जो है बाहर वाले के लिए सस्ता हो गया। इंडिया का सामान बाहर वाले के लिए सस्ता हो गया, मतलब इंडिया का सामान बाहर सस्ता हो गया तो एक्सपोर्ट सस्ते हो गए। तो जब डिमांड जो है वो बढ़ेगी तो जो है एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो ये कनेक्शन है डिवेल्यूएशन ऑफ रूपी का। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ठीक है, वर्ल्ड बैंक प्रिपेयर करता था, अब जो इसको बन रोक दिया गया है। फिर सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स किसके रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस किए गए थे? वो थे राजा चिलैया कमेटी। ठीक है। इनके कहने पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक। और ये जो नाम दिया केलकर कमेटी, ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड है, डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म करने के लिए, डायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म का इन्होंने सजेशन दिया था। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जीएसटी, ठीक है, इसको भी रिकमेंड किया था केलकर कमेटी ने। ठीक, दोनों नाम याद रखने हैं। फिर 61, द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइन द नेशनल इनकम, ये कौन थे? वी राव। ठीक। और इससे पहले आजादी से पहले एक और कोशिश की गई थी, और 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में? उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था? हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू को बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू को। ठीक। फिर क्वेश्चन 62, द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, ये हरडोमर मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर को ज्यादा फोकस किया गया था। सेकंड जो था वो महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था, जिसमें हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया था। ठीक, हैवी इंडस्ट्रीज पे। फिर क्वेश्चन 63, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय द यूनियन कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट्स, ठीक है, कौन सा होता है? स्टैंप ड्यूटी होता है। स्टैंप ड्यूटी कौन सा होता है? जैसे प्रॉपर्टी खरीद खरीद फरोख्त करते हैं या खरीदते बेचते हैं, ठीक है, तो खरीदने वाले को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? बैंक रेट क्या होता है? अच्छा देखो, एक होता है रेपो रेट, ठीक है, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये दोनों जो है वो सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, आरबीआई किसको देता है? बैंक्स को देता है शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जब देता है तो उसको बैंक रेट बोलते हैं। ठीक। तो ये क्या है? ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक फॉर, जो किसको लोन देने के लिए? नॉर्मल शेड्यूल बैंक्स को। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 65, अच्छा, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट जो है वो फाइनेंशियल 2016-17 के लिए कितना रखा गया था? ये रिलेवेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 66 क्या है? विच कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू बूस्ट कैशलेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी कमेटी थी? नीरज गुप्ता कमेटी। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो इसको याद रखना है। फिर नचिकेत मोर कमेटी ने क्या डिफरेंशिएटेड बैंक्स को जो है वो रिकमेंड किया था? डिफरेंशिएटेड बैंक्स कौन थे? जो पेमेंट बैंक्स, जैसे नाम सुना होगा पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक है। तो उसको रिकमेंड किया था किसने? नचिकेत मोर कमेटी ने। फिर शांता कुमार कमेटी, शांता कुमार कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इन्होंने रिकमेंड किया था, शांता कुमार कमेटी ने। फिर एच आर खान कमेटी किससे रिलेटेड है? ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, पी एफपीआई। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉन्ड थ्रू विच इंडियन एंटिटीज कैन रेज मनी फ्रॉम फॉरेन मार्केट्स, ठीक है, इन रुपीज, मतलब बॉन्ड का क्या नाम है जिससे इंडियन कंपनीज जो है वो फॉरेन मार्केट में पैसा उठाती हैं रुपए के टर्म्स में? ठीक है, पहले तो देखते हैं बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक। तो अभी देखते हैं, ऊपर लिखता हूं मैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक बॉन्ड दिया, ठीक है, किसमें? 100 रुपए का एक बॉन्ड दिया, जिसका जो कूपन रेट था, कूपन रेट यानी इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोलते हैं, मान लीजिए 10% था। ठीक है, और 10 साल के लिए, ये 10 ईयर्स के लिए वैलिड है ये। ठीक है। तो कूपन रेट 10 साल के लिए है, तो मैं आपको क्या करूंगा, हर साल जो है 10% नहीं 10 10 रुपए पे करता रहूंगा 10 साल तक, और 10 साल पूरे होंगे तो 100 रुपए मैं पूरे आपको वापस कर दूंगा। तो ये होता है बॉन्ड। गवर्नमेंट जब इशू करती है उसको जी सेक्स बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब प्राइवेट उसको इशू करता है तो डिबेंचर्स बोलते हैं उसको। ठीक है, ये तो ये है। एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड, मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता। तो आप पूछेंगे कि इंटरेस्ट रेट नहीं होता तो लोग खरीदते क्यों हैं? क्योंकि अगर अगर मान लीजिए वो 100 रुपए का है वो बॉन्ड, तो डिस्काउंट रेट पे मिलता है। ठीक है, डिस्काउंट रेट पे मतलब मान लीजिए 50 रुपए में आपको मिल गया, कितने? 10 साल के लिए। अब 10 साल के बाद जो है आपने मतलब आपने 50 रुपए दिए, अभी 10 साल के बाद आपको 100 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, तो वही जो 50 रुपए है वही आपका फायदा होगा, मुनाफा। तो ऐसे बॉन्ड्स को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। तो इंडिया में एग्जाम्पल क्या है इसका? ट्रेजरी बिल्स।
टी बिल्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, टी बिल्स कौन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, ये लेस देन 1 ईयर के लिए होते हैं। 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। ठीक है, तीन ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या है कि फॉरेन मार्केट से जब इंडियन एंटिटीज उठाती हैं उसको क्या बोलते हैं, मसाला बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है वो देख लिया हमने। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे, जनरल साइंस में। गॉड पार्टिकल किसको बोलते हैं, गॉड पार्टिकल भाई हिग्स बोसोन को बोलते हैं। न्यूट्रिनोस को जो है घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 69, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर। ठीक है, टेफ्लॉन किसका मोनोमर है, ये है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का मोनोमर है। ठीक, इसको एक तो याद रखना है। क्लोरोप्रीन ये किसका है, रबर का है। ठीक है, और विनाइल क्लोराइड ये पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी का है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, बेकेलाइट। बेकेलाइट किससे कंडेंसेशन से फॉर्म होता है, ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के कंडेंसेशन से फॉर्म होता है। ठीक, बेकेलाइट। फिर द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी यानी डालडा। ठीक है, फ्रॉम वनस्पति ऑयल। ठीक है, अच्छा वनस्पति ऑयल क्या होता है, अनसेचुरेटेड फैट होता है। अनसेचुरेटेड फैट, अनसेचुरेटेड फैट्स का मतलब जिसमें कार्बन के पीछे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में करने के लिए क्या, कौन सी गैस चाहिए होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो डालता है तो उसमें वनस्पति ऑयल में वो सेचुरेटेड फैट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वनस्पति घी में डालडा, जिसको जो पहले बहुत चलता था अब तो बैन हो गया है। फिर एलपीजी। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है। एलपीजी में चीफली कंटेन्स पूछ रहा है। तो चीफली तो बुटेन होता है, हालांकि बहुत सारी चीजें भी होती हैं, मीथेन, प्रोपेन, इथाइलिन। लेकिन चीफली मोस्टली क्या होता है, बुटेन होता है। लेकिन आयोग ने इसका आंसर जो है ई दिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव। एक और साल क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन, उसमें बुटेन दिया है। तो मर्जी के ऊपर है इनके कि कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लेटेस्ट वाले में तो बुटेन दिया, तो बुटेन याद रखना है। ठीक है, और एक और चीज होता है कि जो एलपीजी में जो महक आती है ना जब गैस लीक होती है, वो किसकी वजह से आती है, एक अलग से केमिकल ऐड किया जाता है, इथाइल मरकैप्टन। ठीक है, तो नेचुरल बुटेन की कोई महक नहीं होती है, इसलिए अलग से ऐड किया जाता है ताकि लोगों को पता लग जाए कि हाँ ये लीक हो रहा है और अब भागने का समय आ गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोप रिमूव ग्रीस बाय। अच्छा, सोप का एक फॉर्मूला, एक चीज क्या होती है इसमें, दो नोड होते हैं। एक होता है वाटर फोबिक यानी वाटर से शत्रुता करने वाला। एक होता है मतलब वाटर से दूर भागने वाला, एक होता है वाटर फिलिक। ठीक, तो वो कैसे करता है कि जो वाटर फोबिक होता है, ठीक है, वो वाला साइड जो है किसको पकड़ लेता है, ये ग्रीस हो गया, डस्ट हो गया। ठीक है, उसको पकड़ लेता है। और वाटर फिलिक वाला साइड जो है पानी को पकड़ लेता है। तो इससे पानी और जो डस्ट होता है, जो ग्रीस वगैरह है जो भी है, उसके बीच में एक बॉन्डिंग बन जाती है। ठीक, तो पानी के साथ जो है ये ऐसे जो है बहा के ले जाता है। तो ये होता है मैकेनिज्म इसका, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, और ये मैकेनिज्म होता है इसके थ्रू जो है वो कोई भी डर्ट या ग्रीस जो है वो सोप की मदद से वो बह के जाता है। ठीक, दो वाटर फोबिक और वाटर फिलिक साइड की वजह से। फिर आयोडाइज्ड सॉल्ट, इसमें क्या होता है, इसमें भाई पोटेशियम आयोडाइड होता है। ठीक, और एक और इंपॉर्टेंट है सिल्वर आयोडाइड। ये किसके लिए यूज होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के लिए यूज होता है, आयोडाइड। अब आप पूछेंगे कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई जो है वो होता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। ठीक, अब जैसे बादल होता है, तो बादल में, बादल क्या होता है, बादल वाटर वेपर नहीं होता है, वो वाटर वाटर होता है, पानी होता है, लेकिन वो इतने छोटे छोटे कण में होता है कि अंडर द ग्रेविटी फॉल नहीं कर पाता है। तो उसको एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई चाहिए होता है, मतलब जैसे डस्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल के किनारे किनारे छोटे छोटे बूंद जो होती हैं पानी के, वो इकट्ठी होती हैं और एक बड़ी बूंद बनती है। जब बड़ी बूंद इतनी हो जाती है कि वो ग्रेविटी के अंडर में फॉल कर पाए, तब जाके बारिश होती है। ठीक है, तो कभी कभी डस्ट पार्टिकल अवेलेबल नहीं होता है तो मैनुअली जाके वहां पे छोड़ा जाता है, जिसको क्लाउड सीडिंग का नाम सुना होगा, क्लाउड सीडिंग के दौरान बारिश करवाई जाती है। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें कुछ नहीं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को ऐड किया जाता है ताकि जो ये प्रोसेस है कि जो छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स को बड़े बड़े करके बारिश करवाने के लिए उसको तेज किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए सिल्वर आयोडाइड जो है एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यूज किया जाता है क्लाउड सीडिंग के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल। ठीक है, क्या होता है, डीएनए होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर के लिए। ठीक,
फिर क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, विटामिन बी 1, ठीक है, बी 1 जो है ऑरेंजेस में नहीं होता है, ऑरेंजेस में विटामिन सी होता है। विटामिन डी में, डी कॉड लिवर ऑयल में होता है, ठीक है। विटामिन ई व्हीट जर्म ऑयल में होता है। विटामिन के अल्फा अल्फा में होता है। ठीक है, सारे करेक्टली मैच्ड हैं। करेक्टली इनकरेक्टली क्या है, ए। फिर एल, एर्गो एर्गो कैल्सिफेरॉल, ये किसको बोलते हैं, एर्गो कैल्सिफेरॉल विटामिन डी 2 को बोलते हैं। ठीक है, बी 12 को क्या बोलते हैं, कोबालामीन। ठीक है, डी 3 को क्या बोलते हैं, चल कैल्सिफेरॉल, चलो कैल्सिफेरॉल। ठीक है, थोड़ा अजीब नाम होता है लेकिन ठीक है। और विटामिन बी 6 को इसको बोलते हैं पायरो, इसको क्या बोलते हैं, पायरोडॉक्सिन। 1 सेकेंड, पायरोडॉक्सिन। ठीक। फिर फिर अगेन सेम ही थीम पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। रेटिनॉल, रेटिनॉल क्या होता है, ये जो है वो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, इससे क्या जो है वो जीरोथैल्थेलमिया होता है, ये जीरोथैल्मिया होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, फिर इससे ये तो करेक्टली करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं, ये विटामिन ई को बोलते हैं। ठीक है, और बेरी बेरी किससे होता है, ये बी से होता है, तो यही इनकरेक्टली मैच्ड है। ठीक है, फिर साइनोकोबालामिन, ये किसका नाम होता है, साइनोकोबालामिन ये बी 2 का नाम होता है। ठीक है, इससे अनीमिया होता है। ठीक है, बी 12 वगैरह ये। फिर अर्गो कैल्सिफेरॉल, ये विटामिन डी 2 को बोलते हैं। ठीक है, डी 2 जो है जानते हैं रिकेट्स के लिए होता है, रिकेट्स उससे होता है डी 2 की कमी से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एक दोबारा पूछ सकता है। फिर इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, और कहाँ से रिलीज होता है ये, पैनक्रियास से। फिर क्वेश्चन नंबर 80, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक ड्रग। ठीक है, एस्पिरिन नहीं है एंटीबायोटिक, क्विनिन भी नहीं है एंटीबायोटिक, और ये भी नहीं है। ये इसमें एंटीबायोटिक ड्रग कौन सा है, इसमें इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक ड्रग जो है वो है क्लोरामफेनिक्लोल। ठीक है, और इंडिया ने अपना खुद का एंटीबायोटिक बनाया है, इंडियाज ओन, अभी लेटेस्ट न्यूज में है, इंडियाज ओन एंटीबायोटिक, उसका नाम क्या है, उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक, इसका भी नाम याद रखना है, दिसंबर 2024 में ये न्यूज में है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, तो एस, एस्पर्टीम ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज होता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जो फ्रियोन है, फ्रियोन जो है रेफ्रिजरेटर में पाया जाता है, फ्रियोन। ठीक है, नियोप्रीन क्या है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर को कहते हैं नियोप्रीन। और बेनेड्रिल क्या है, एंटीहिस्टामिन। एंटीहिस्टामिन का मतलब क्या होता है, जो ब्लड कोआगुलेशन है उसको रोकने के लिए होता है, एंटीहिस्टामिन बोलते हैं, तो बेनेड्रिल जो है एक एंटीहिस्टामिन है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी। फिर क्वेश्चन नंबर 82, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्ले अ रोल इन द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये इसमें भी यूज होता है, दूसरा जो है ये व्हेन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसके समय भी ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है, ताकि स्मूथ डिलीवरी करने के लिए, बच्चे के लिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ना, हमें याद रखना है। फिर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन क्या है, ये जब डर का माहौल होता है उसके समय जो एक हार्मोन रिलीज होता है उसको एड्रेनलिन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन यूज एज एंटीडोट ऑफ एंटीकोगुलेंट पॉइजन। ठीक है, ये विटामिन के होता है, विटामिन के जो होता है वो एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, फिर क्वेश्चन 84, मैच लिस्ट करना है। स्किन कैंसर, स्किन कैंसर जो है वो अल्ट्रावायलेट लाइट से स्किन कैंसर होगा। ठीक है, उसके अलावा नॉइज पोल्यूशन जो है वो डेसिबल में नापा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन होल के लिए क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओजोन होल पे जो है एक इम्पॉर्टेंट वियना कन्वेंशन है, एक वियना कन्वेंशन, और वियना कन्वेंशन के अंदर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो अभी तक का वन ऑफ द क्या कहते हैं सक्सेसफुल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल बोला जाता है। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन होल के रिपेयर से। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2, तो ये गया, ए का 2, बी का 3। ठीक है, बी का 3, सी का 4, और डी का 1। ठीक है, आंसर बी होगा। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। फिर क्वेश्चन 86, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज होता है, कोबाल्ट 60। फिर एनवायरमेंटल इश्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज में क्या है, क्वेश्चन 87 देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन, ठीक है, कौन सा होता है? HNO3 भी होता है, H2SO4 भी होता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में H2SO4 यूज होता है, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCC, जिसमें कॉप कॉप होता है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अभी जो कौन सा हुआ है, COP30 जो हुआ है वो बाकू में हुआ है। नो सॉरी, एक मिनट, COP29 हुआ है आई थिंक, बाकू में। COP29 बाकू में हुआ है, ठीक है। COP30 जो है वो ब्राजील में, ठीक। और उसके साथ जो है ये कब आया था, 1992 में, जो रियो अर्थ समिट हुआ था, रियो अर्थ समिट, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट कन्वेंशन निकल के आए थे। एक तो UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक UNCBD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। ये तीनों कन्वेंशन निकल के आए थे। और जो UNFCC था, ठीक है, ये किसके लिए था? ग्रीन हाउस गैस एमिशन के मिटिगेशन के लिए, ठीक है। इसी के अंदर जो है इंपॉर्टेंट एक क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल किसके अंदर है? ये UNFCC के अंदर में है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 का, वो भी इसी के अंदर में हुआ था, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखना है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, जिसमें कार्बन ट्रेडिंग की बात की गई थी। फिर पर्टिकुलेट मैटर क्या है भाई? PM2.5 होता है, PM10 होता है, एयर पोल्यूशन है ये, एयर पोल्यूटेंट। फिर हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ बिहार में क्वेश्चन नंबर 90, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कंकरर ऑफ बिहार? कौन था? ये बख्तियार खिलजी था, ठीक है। ये किसके साथ आया था? ये मोहम्मद घोरी के साथ आया था। इसी ने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को जलाया था, नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 91, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? बहुत बार रिपीट कर चुका है ये, बाबू कुंवर सिंह है, ठीक है। कहाँ से? आरा जगदीशपुर से। फिर बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा को कब कैप्चर किया गया था? ये 3 मार्च सन 1900 को किया गया था, 3 मार्च 1900 को, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 को जो है ही डाइड। किससे? कोलेरा से, ठीक है, हैजा से इनकी मृत्यु हुई थी एट द एज ऑफ 25, आई थिंक 1875 में बॉर्न हुए थे, ठीक है। मुंडा रिवोल्ट 89 इनकी इनकी लीडरशिप में हुआ था, जिसको उलगुलान बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी डेट जो है वो ठीक नहीं है, इसका आंसर हो नन ऑफ द अबव। हु लेफ्ट पटना कॉलेज? किसने लेफ्ट पटना कॉलेज छोड़ दिया 20 दिन पहले ही अपने एग्जामिनेशन से, और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? वो थे JP, जयप्रकाश नारायण। फिर अ प्लीडर ऑफ बिहार हु लेफ्ट हिज लिक्रेटिव प्रैक्टिस, ठीक है, कौन थे वकील जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान? वो थे राजेंद्र बाबू, ठीक है। फिर हु वाज द फाउंडर ऑफ कर्नाट डायनेस्टी? अच्छा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कर्नाट डायनेस्टी कब, सन 1097 में फाउंड हुआ था? किसने किया था? नान्य देव ने, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन थे? हरिसिम्हा देव, हरिसिम्हा देव, ठीक है। कब? सन 1324 में जो है दिल्ली सुल्तनत ने जो है इनको हरा के कैप्चर कर लिया था। कहाँ पे? बिहार में। और ये मिथिला जो भाषा है वो इन्हीं के समय में डेवलप हुई थी, ठीक है। मिथिला रीजन में ये रूल करते थे, ठीक है। इनकी कैपिटल कभी कभी भागलपुर भी हुआ करती थी, ठीक है। ये दोनों नाम याद रखने हैं, हरसिम्हा देव और नान्य देव। फिर नालंदा विहार, ये भी देखा हमने ऊपर, किसने? बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय की थी। फिर ये देखिए लास्ट रूलर, सेम इसी में पूछ लिया, ठीक है, हरिसिम्हा देव। फिर उसके बाद ये कौन है? राजनीति रत्नाकर, राजनीति रत्नाकर के जो है वो ऑथर कौन है? चंदेश्वर। इनको एज इट इज याद रखना है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 99 क्या है? उद्वंत प्रकाश, उद्वंत प्रकाश के ऑथर कौन है? इसको भी एज इट इज याद रखना है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, मौली कवि। फिर किस स्टेट में उदांतपुरी, उदांतपुरी और सोमपुरा महावीर कहाँ, किसने बनाया था? ठीक है, ये किसने बनाया था? गोपाल ने। कहाँ बनाया था? बिहार में, पाल डायनेस्टी का रूलर। फिर ज्योग्राफी पे आते हैं, ज्योग्राफी में ये पूछा टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन बिहार, ठीक है। उस समय का पता नहीं कितना था, आज के समय 2024 में, 2024 का लेटेस्ट डेटा है, उसमें है 6131.8 किलोमीटर, ठीक है। ये अभी तक का लेटेस्ट डेटा है, ठीक है, 2024 में, 2024 का। अभी तक जब मैं, जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगस्त 2025 में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस समय 2024 का डेटा अवेलेबल है, ये है। तो अगर 3 साल 4 साल का के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लेटेस्ट डेटा चेक कर लीजिएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग कनाल सिस्टम इरिगेट एरियाज ऑफ बिहार? ठीक है, अपर गंगा कनाल ये यूपी में है, शारदा कनाल यूपी में है, ईस्टर यमुना कनाल ये भी यूपी में है। ठीक है, त्रिवेणी कनाल जो है वो बिहार में है, किस नदी पर है? ये गंडक नदी पर है। और गंडक नदी को एक और नाम से जाना जाता है, नारायणी रिवर। ठीक है, और ये बहुत बार रिपीट भी किया है क्वेश्चन ये। फिर क्वेश्चन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म ऑक्यूपाई द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार? नॉर्थ वेस्ट पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, कैमूर कहाँ है? साउथ वेस्ट में है। और नवादा और राजगीर ये भी दक्षिण बिहार में है, साउथ बिहार में। ठीक है, और सोमेश्वर प्लेट हिल रेंज ये कहाँ है? ये वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण कहाँ है? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक, सोमेश्वर हिली रेंज। फिर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है? ये था मधेपुरा में। ठीक है, और लोवेस्ट कहाँ था? ठीक है, ये था गोपालगंज में। और गोपालगंज अकेला ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट है जिसका जो सेक्स रेशियो है वो 1000 के पार है। फिर क्वेश्चन नंबर 105, सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर क्या है बिहार का? ठीक है, ये है भागलपुर। ठीक है, डालमिया नगर में सीमेंट होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 106, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस भारत वेगॉन और इंजीनियरिंग कंपनी कहाँ पे है? ये मोकामा। मोकामा कहाँ है ये? पटना में। ठीक। फिर ये नेशनल हाईवे, ये तो बेकार का क्वेश्चन था, क्यों पूछा आई डोंट नो। छपरा और गोपालगंज को कनेक्ट करने वाला हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 85 है। ठीक है, हालांकि याद नहीं रखना है, मेरे को भी याद नहीं था, मैंने भी चेक किया था। फिर इकोनॉमी ऑफ बिहार देखते हैं। इकोनॉमी ऑफ बिहार में क्वेश्चन 108, कि इन बिहार विच सेक्टर रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ? ये इररिलेवेंट है, उस समय का डेटा है ये। फिर क्वेश्चन 109, विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज पुअरेस्ट अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। शिवहर है। ठीक है, और हाईएस्ट डेंसिटी में भी शिवहर ही है। हाईएस्ट डेंसिटी कितना है? 1800 प्लस है ये यहाँ पर। और लोवेस्ट डेंसिटी कहाँ है? कैमूर में है। क्यों? क्योंकि हिली रीजन में है ना वो, इसलिए लोवेस्ट डेंसिटी कैमूर में। ठीक। फिर जीविका, ये जो है मेंस में बहुत पूछा जाता है, ये जीविका बिहार गवर्नमेंट की क्या है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी है, पॉवर्टी एटेन्युएशन के लिए भी है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर है। फिर इस पर क्या है? सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। सपोर्ट प्रोग्राम्स फॉर अर्बन रिफॉर्म्स। ठीक है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? ये म्युनिसिपल फिनांसेस से। क्यों? अर्बन रिफॉर्म्स की बात कर रहा है ना ये। ठीक। अच्छा, एक पूरा करके था एक, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, वो अब्दुल कलाम साहब की थी। ठीक है, और एक रर्बन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वो जीएस घुरिये का था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। फिर करंट अफेयर जनरल नॉलेज में हालांकि कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन थे, उसको हम देख लेते हैं। जैसे 112 क्या बोल रहा है कि किस स्टेट का लोवेस्ट सेक्स रेशियो है? वो हरियाणा का है। ठीक है, वो तो। फिर ब्लैक रेवोल्यूशन 113, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। फिर ये इंपॉर्टेंट है 114, पर कैपिटा कंजम्पशन इन द स्टेट ऑफ बिहार इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? अभी का लेटेस्ट डेटा है 2023-24 का। 2023-24 का क्या है? 363 किलो वाट आवर, 363 किलोवाट आवर। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर ये उस समय रिलेवेंट हो गया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप किसके नॉमिनी है। आज के समय भी रिलेवेंट हो गया है क्योंकि अभी चुने गए हैं। ठीक है, ये रिपब्लिकन पार्टी के। फिर इसमें जो है वो, ये ईरान पाकिस्तान के बीच में एक गैस पाइपलाइन बनी थी उस समय, जिसको पीस पाइपलाइन बोला गया। अभी किस समय क्या याद रखना है? तापी याद रखना है। तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। ठीक। फिर बाकी ये उस समय का डेटा है, नो नॉट इम्पोर्टेंट, कोई सा भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ ऑयल 120 कहाँ है? वेनेजुएला में लार्जेस्ट प्रूवन रिजर्व्स हैं। ठीक है। फिर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटरेस, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला और एशिया का लॉन्गेस्ट साइकिल हाईवे कहाँ कहाँ बना था? आगरा से इटावा के बीच में। ठीक है, तो याद रखना कहाँ? यूपी में। फिर इंडिया का पहला ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कौन सा था? सिक्किम था। फिर उसके अलावा और एक एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट था इसमें, कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन। एक तो ये इंपॉर्टेंट था 128, क्योंकि ये 2016 में तो हुआ था, अभी भी हो जाता है। मैत्री किसके बीच में है? इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। फिर ये वाला इंपॉर्टेंट है,
कि ये ट्रेन सेफ्टी के लिए जो है इंडियन रेलवे ने, और कि ट्रेन एक्सीडेंट को उस समय नाम था त्रिनेत्र, अभी के समय एक इम्पोर्टेंट कवच नाम का जो है इनिशिएटिव चलाया गया था, किसके लिए, ताकि कोलिजन रोकने के लिए, ठीक है। तो इतना ही इंपॉर्टेंट था इसमें। बाकी स्टैटिक पार्ट हमने कवर कर लिया, उसके अलावा जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जितना इंपॉर्टेंट था, जो स्टैटिक में पूछ सकता था, वो हमने कवर कर लिया। तो इसी के साथ 60 और 60 सेकंड का पेपर था, उसको भी खत्म कर लिया हम लोगों ने। फिर अगला जो है वो किस 56 से 59 तक पेपर हुआ था। 56 से 59 एक साथ कंडक्ट किया गया था, ठीक है। इसको करेंगे। अरे पेपर कब हुआ था ये, 15 तारीख, 15 मार्च 2015 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। इसको देखेंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग बहुत जल्दी इसको फिनिश करने वाले हैं, इस सीरीज को। तो इस सीरीज को जल्दी फिनिश करके उसके बाद उत्तर प्रदेश का पीसीएस का पीवाईक्यू उसको स्टार्ट करेंगे। और ये उत्तर प्रदेश वाला जो है वो तो ऑब्वियसली बीपीएससी के पेपर के बाद रिलीज होगा, क्योंकि यूपी पीसीएस का पेपर जो है 1 महीने के बाद है, तो 1 महीने के टाइम में उसको भी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो जो है ब्लॉग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं इस पीडीएफ के लिए। और साथ में जो है बाकी और जो हमारी सीरीज चल रही है उन सबका जो है लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उन सबको भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।